जय हिंद साथियों, कड़ाईकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो यह जो सीरीज है एनसीईआरटी वन लाइनर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का सीरीज है। और यह पॉलिटी का सीरीज है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं, देखिए, विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसा एक भी प्रश्न इसमें नहीं है जो किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। जैसे ग्रुप डी, रेल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, सीजीएल, जेई। तो देखिए, सभी एग्जाम में यूपीएसआई, तो ऐसे करके सभी एग्जाम में यूपीपीसीएस, सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस दृष्टिकोण से यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके सिलेक्शन में काफ़ी ही कारगर साबित होगा, मददगार साबित होगा। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर देखें, क्योंकि यह रिवीजन के लिए कराया जा रहा है, क्योंकि डिस्कस कराने पर काफ़ी लंबा हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर प्रश्न का रिवीजन काफ़ी अच्छे तरीके से करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और बता दें कि ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसका प्लेलिस्ट मौजूद है, तो आप वहां जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का सीरीज भी कंप्लीट हो चुका है इसी से। तो वो भी प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं। और यह पॉलिटी का, राज व्यवस्था का अंतिम वीडियो है। इससे पहले के सभी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद हैं, तो वहाँ से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। और साइंस का सीरीज चल रहा है, जिसमें फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, तो उसका भी प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, तो वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख लिए हैं कि किस किस एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर भी बता दें, यह बीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, यूपीएसआई, बीपीएससी टीचर, एसएससी रेलवे, अन्य सभी वनडे एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग, यह जो है एक संवैधानिक संस्था है, यूनिट का नाम भी है संवैधानिक संस्था। तो चलिए, केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग, तो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और इसका गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। क्लियर? वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन है तो विजय केलकर। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YB रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल। और किस अनुच्छेद के तहत? 243 के तहत। जबकि वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? 280 के तहत। राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका होती है राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण में। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 1951 में। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है? तो 16। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने NK सिंह। भारत सरकार का वह मंत्रालय जो राजकोषीय नीति तैयार करता है। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो वित्त आयोग। जबकि
वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। अगर पूछे आपसे कि मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, तो मौद्रिक नीति तैयार करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत वह वृहत्तम मानदंड जिसके आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित कर को राज्य के साथ बांटा जाता है, तो राजकोषीय क्षमता को। राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन करते हैं, तो प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन करते हैं। भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर राष्ट्रपति से सिफारिश करता है वित्त आयोग। वह संवैधानिक संस्था जिसको भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र बैलेंसिंग व्हील माना जाता है, तो वित्त आयोग को। वित्त आयोग का गठन किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। वह संवैधानिक निकाय जो राष्ट्रपति को करों की शुद्ध आय के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण के बारे में अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है, तो वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें हैं 2021-22 से 2025-26 तक। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश करना। भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, श्री के सिन्हा योगी। 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित करों में के क्षैतिज वितरण के मापदंडों के अंतर्गत मापदंड को उच्चतम भार प्रतिशत मिला, आय दूरी। 12वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि केंद्र और राज्यों के राजस्व को घटाकर शून्य करना है, किस वर्ष तक, 2008-9 तक। केलकर समिति संबंधित है वित्त विभाग से। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वाई वी रेड्डी। भारत सरकार ने दिनांक 2/1/2013 को गठित किया था 14वां वित्त आयोग। चलिए नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यह भी एक संवैधानिक पद है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पूर्व में क्वेश्चन के अनुसार गिरीश चंद्र मुर्मू, तो अभी वर्तमान में कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी है जिसे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का इसके पद का वर्णन अनुच्छेद 148 के तहत किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति इसके नियुक्त करता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण नहीं करता है, याद रखिएगा। महान्यायविधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो वो होता है। और यह जो है जब पद से हटता है तो किसी अन्य पद पर इसकी नियुक्ति भारत सरकार के अंतर्गत नहीं हो सकती है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के। वह संवैधानिक प्राधिकारी जिसको सार्वजनिक कोष पब्लिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है एक संवैधानिक निकाय। भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति को। एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षक के कार्यों को सौंपा गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। वह मामला जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया, सत्यम कंप्यूटर्स मामला। नेक्स्ट प्रश्न, एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षक के कार्य को सौंपा गया है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है लोक लेखा समिति। वह वर्ष जब इन अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया, तो 1976 में जो है अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है सांसद की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था संविधान द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है तो उसको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति तो हटा ही सकते हैं, लेकिन यह जो है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उस तरीके से हटाया जा सकता है। लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का एक मित्र और मार्गदर्शक होता है तो लोक लेखा समिति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है, सांसद की।
भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का बंद करता है तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है तो 149। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी 1858 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक त्याग के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है तो अनुच्छेद 148। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। अखिल भारतीय सेवा नहीं है तो भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। एक अखिल भारतीय सेवा है भारतीय वन सेवा, एक अखिल भारतीय सेवा है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों को पूरा किया जाता है भारत के समेकित कोष से। संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरतों को पूरा कर सकता है तो राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर। सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी, एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, व्यापार रहस्य ट्रेड सीक्रेट, चौथा भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना। ये जो है सार्वजनिक अधिकारियों को ये सभी सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है तो भाग 14 जो है संघ लोक सेवा आयोग के से संबंधित प्रावधान शामिल है भाग 14 में। संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया 1951 में। संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया 1951 में। वह विधि जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं की को भर्ती नहीं करता है तो मंत्रीय सिफारिश है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन और प्रशिक्षण करती है केंद्र सरकार। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है तो भारत के राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो। संविधान द्वारा भारत में वह निकाय जिसको योग्यता पद्धति के प्रहरी मेरिट पद्धति का प्रहरी के रूप में जाना जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है तो अनुच्छेद 317 के तहत। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है जब संबंधित राज्यों के निवेदन करेगा तो संसद द्वारा ऐसा किया जा सकता है। किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए अधिकृत है केंद्र सरकार। किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए अधिकृत है केंद्र सरकार। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को इनके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर। अखिल भारतीय सेवाओं में सेवा श्रेणियां हैं तो 3 श्रेणियां हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया 1 अक्टूबर 1926 को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग। तो देखिए सभी प्रश्न पूछा हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है एक संवैधानिक निकाय। वह राज्य जिसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया तो नागालैंड में लागू नहीं किया गया। 6ठी अनुसूची में सिर्फ 4 राज्यों का वर्णन है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक अधिकारी में विहित है तो वह है भारत का राष्ट्रपति।
चलिए नेक्स्ट चैप्टर है भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल थे तो मोतीलाल चिमनलाल सीतावार। सबसे लंबे समय तक महान्यायवादी रहे थे मोतीलाल चिमनलाल सीतलवार। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है तो भारत का अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं तो अनुच्छेद 76 में। भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार मिला था वर्ष 2020 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो किस कौन से किस पद के लिए होने के पात्र हो तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के पात्र हो। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल होता है अनिश्चित, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। वह विधि अधिकारी जिसके पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है तो महान्यायवादी को, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल। भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है महान्यायवादी को। किसे? महान्यायवादी को। भारत का 16वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया है आर वेंकटरमणी को। आर वेंकटरमणी को वर्तमान में अही है। वह जो अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करता है तो भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट, राज्य का महाधिवक्ता। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य का महाधिवक्ता। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार होता है महाधिवक्ता के पास। भारतीय संविधान में डैश को संज्ञा कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना गया है तो राज्य के महाधिवक्ता को 1983 में भारत के केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था सरकारी आयोग। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद 165। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार किसके पास है? राज्य के महाधिवक्ता के पास। राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति होती है राज्य के राज्यपाल के पास। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है, महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। वह जिसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसमें वोट देने का अधिकार नहीं है भारत के महाधिवक्ता को। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है महाधिवक्ता। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। यहाँ हो जाएगा चलिए, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है राजभाषा और सेवाएं। वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है राजस्थानी ऑप्शन के अनुसार, और अंग्रेजी भी नहीं है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तो अनुच्छेद 343 का 1। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है तो अवधी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। वह भाषा जिसको 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था, सिंधी को, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2004 में। किस वर्ष? 2004 में। प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? 14 भाषाओं को। राजभाषा अधिनियमित हुआ था 1963 में। राजभाषा अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? 1963 में। 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितने आधिकारिक भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है तो संस्कृत। आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है तेलुगु। गोवा की राजभाषा क्या है? कोंकणी। तेलंगाना की दूसरी राजभाषा उर्दू। तेलंगाना की दूसरी राजभाषा उर्दू। संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए उपयोग किया जाता है अंग्रेजी भाषा का। किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का। भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है गढ़वाली भाषा को। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है तो अनुच्छेद 343(1) के तहत भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर किस वर्ष के लिए अंग्रेजों को, कितने वर्षों के लिए अंग्रेजी को
संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 15 वर्ष तक के लिए। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु याद किया जाता है तो पुरुषोत्तम दास टंडन को। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है तो भाग 8। केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम। केरल की राजभाषा मलयालम। नागालैंड की राजभाषा है अंग्रेजी। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में सही है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है उत्तराखंड में। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में सर्वाधिक बोलने वाले हैं तो बंगाली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है तो 18। वर्तमान में 22 भाषा। यह ऑप्शन जो है ऑप्शन पर आधारित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। तो चलिए नेक्स्ट, प्रमुख आयोग समिति एवं संवैधानिक संस्थाएं। तो काफी इंपॉर्टेंट है प्रमुख आयोग समिति एवं संवैधानिक संस्थाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख आयोग समिति एवं संवैधानिक संस्थाएं। तो केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? तो सरकारी आयोग की समिति के अनुशंसा पर। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में। लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है अनुच्छेद 317। लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित अनुच्छेद है 317। वर्ष 2022 में 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया? तो 338B के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा? 338B(1). नेक्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा किस वर्ष में बदल दिया गया था? तो 2018 में। 2018 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है? 5 वर्ष की अवधि के लिए। भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए संविधान द्वारा कौन सा संस्था अनिवार्य है? वित्त आयोग। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो मंडल आयोग ने। किसने? मंडल आयोग ने। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। 1990 में चुनावी सुधार विषय पर सिफारिश देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन हुआ। याद रखिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ? 1990 में। किससे संबंधित है? चुनावी सुधार से। भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन है अनुच्छेद 320 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? 2004 में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? तो 1 वर्ष की अवधि के लिए। पीके थुंगन समिति संबंधित है पंचायती राज से। पीके थुंगन समिति संबंधित है पंचायती राज से। गठन कब हुआ? 1988 में। पुंछी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। गठन 2007 में। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया? काका कालेलकर ने। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? अनुच्छेद 312 के तहत। भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली नमक भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
8वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 343। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? तो अनुच्छेद 343(1) में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? तो अनुच्छेद 343। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी तमिल। तमिल को दिया गया कब? 2004 में। डोगरी भाषा प्रमुख रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 347 में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 347 में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक है गैर संवैधानिक निकाय। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल बनता है, कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है और कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं। तो जिस भी संस्था का वर्णन संविधान में रहता है उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं, और जिसका वर्णन संविधान में नहीं रहता है उसे हम लोग गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले योजना आयोग या नीति आयोग। योजना आयोग और नीति आयोग। तो योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया है नीति आयोग को। गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग की समाप्ति कब हुई? तो 15 अगस्त 2014 को। और इसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोनों का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। एक संवैधानिक संस्था नहीं थी योजना आयोग, संविधान में वर्णित ही नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 2015 को। भारतीय योजना को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया कब? 1 जनवरी 2015 को। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को भंग किया गया था 2014 में। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार। पुराना है ये। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड शुरू किए गए थे किस वर्ष? 2016 में। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड शुरू किए गए थे 2016 में। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है नीति आयोग। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। हैदराबाद में मेगा इवेंट ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन संयुक्त रूप से नीति आयोग द्वारा किया गया था। नीति का पूर्ण रूप क्या है? सिर्फ ये याद रखना है, नीति का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापित हुई थी 1952 में। तारीख भी याद रख लीजिए, 6 अगस्त। वह संस्थान जिसने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, तो नीति आयोग ने। नीति आयोग योजना आयोग के उत्तरावर्ती के रूप में कब स्थापित हुआ था? 2015 में। नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तो मुख्यमंत्री। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 की जारी रिपोर्ट के अनुसार, पुराना क्वेश्चन है, याद नहीं रखना है। अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद किसे कहा गया? तो योजना आयोग को। अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक परिषद किसे कहा गया? योजना आयोग को। एक संविधानेतर संस्थान है नीति आयोग, एक संविधानेतर संस्थान है। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। केंद्र सरकार, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। केंद्र सरकार, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। संवैधानिक संस्थान नहीं है तो योजना आयोग एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। एक संवैधानिक निकाय नहीं है योजना आयोग। योजना आयोग का अंत किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। भारत में एक समय के लिए योजना अवकाश की अधिकतम अवधि थी 3 वर्ष।
एक संविधान का अंग नहीं है योजना आयोग। नीति आयोग अस्तित्व में आया 2015 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 1962 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई थी 1962 में। इसके अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, जो कि समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करना, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाना एवं राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, यह कार्य है राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को प्रतिस्थापित किया गया था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल। वह अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज जिसको सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु है 70 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय पुराना है, छोड़िए। एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। नवंबर 2018 में, छोड़िए पुराना प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है किस तिथि को? 10 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि जिसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है, गुलामी से स्वतंत्रता। वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप है संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तेहरान में। मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? तेहरान में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है तो उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप डैश प्रकार कार्य करेंगे तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता होता है। एक संवैधानिक संस्था नहीं है मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है तो मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है राज्य के राज्यपाल के पास। एक संवैधानिक निकाय नहीं है तो राज्य सूचना आयोग। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी 2005 में। सूचना का अधिकार के संबंध में सही कथन है, यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है? तो 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ था अक्टूबर 2005 में प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है लोकपाल और लोकायुक्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करने वाला। लोकपाल का हिंदी में अर्थ क्या है? लोगों की देखभाल करने वाला। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद किस उद्योग विशेष रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? कौन सा उद्योग? परमाणु ऊर्जा उत्पादन। लोकपाल बिल पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? प्रणब मुखर्जी ने। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। भारत के पहले लोकपाल बने पिनाकी चंद्र घोष। भारत सरकार द्वारा कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पारित किया गया था लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया था 1968 में। चलिए नेक्स्ट, विभिन्न महत्वपूर्ण आयोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदों में शामिल नहीं है। आचमन युक्त धारा। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदों में शामिल नहीं है तो आचमन युक्त धारा। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई 2002 में। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? 2002 में। कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई जांच समिति थे के सुब्रमण्यम समिति। के सुब्रमण्यम समिति भारत में अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री। वह प्राधिकरण जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम अधिनियमित किया गया था 2008 में। किस वर्ष? 2008 में। भारत में एक वैधानिक निकाय है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? वीरप्पा मोइली ने। भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो वीरप्पा मोइली ने। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय के प्रभाव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना की गई थी 1963 में। सरकारीय आयोग स्थापित किया गया था केंद्र तथा राज्यों के मध्य समीक्षा हेतु। संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति वेंकट चलैया। उच्चतर न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग एवं पंचायत है संवैधानिक प्राधिकरण। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 1993 में। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया था 1979 में। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो बीपी मंडल के द्वारा। बीपी मंडल के द्वारा। वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी जनता दल पार्टी की सरकार ने। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर। राज्य पुनर्गठन के लिए किस आधार पर? भाषा के आधार पर। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किसका अध्ययन करने के लिए किया गया था? भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए किसका गठन हुआ था? सच्चर समिति का। नेक्स्ट यूनिट है राजनीतिक गतिशीलता। राजनीतिक गतिशीलता। तो नेक्स्ट यूनिट राजनीतिक गतिशीलता है जिसमें पहला चैप्टर है राजनीतिक दलों का गठन एवं मान्यता। तो एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम 11 सीट जीतता है। 11 सीटें जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्य से चुने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी 1980 में। भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? तो बहुदलीय प्रणाली। जो पार्टी लोकसभा चुनावों में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोटों में से कम 6% वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। AIADMके तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश का एक क्षेत्रीय दल है जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय थे मानवेंद्र नाथ राय। राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी काशीराम ने। बहुजन समाज पार्टी डैश के प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है हाथी। बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह है हाथी, जिसे हम लोग बसपा कहते हैं शॉर्ट में। मिजो नेशनल फ्रंट MNF के संस्थापक थे लाल डेंगा मिजो नेशनल फ्रंट के। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? घड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, जिसे NCP भी कहते हैं। राजनीतिक दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी का नेतृत्व करते हैं विजय सरदेसाई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह है मक्के और हंसिया। अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार शिरोमणि अकाली दल पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो पंजाब की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नेता है सीताराम येचुरी। महाराष्ट्र राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है शिवसेना। NT रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी स्थापित की थी 29 मार्च 1982 को। कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता है? तेलंगाना राष्ट्र समिति। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? वामपंथी दल से। वह भारतीय राज्य
स्तरीय राजनीतिक दल जिसका नेतृत्व एन चंद्रबाबू नायडू करते हैं, तेलुगु देशम पार्टी। आंध्र प्रदेश राज्य की राजनीतिक पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी। वह राजनीतिक पार्टी जो तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दी गई, तो प्रजा राज्यम पार्टी। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी थी जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? तृणमूल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी करती है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। भारतीय राज्य के राजनीतिक दल केरल कांग्रेस, एम का नेतृत्व किया है CF थॉमस ने। बीजू जनता दल कहाँ की किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो ओडिशा की। भारतीय राजनीतिक गठबंधन NDA का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का नेतृत्व करते हैं E मधुसूदन। भारतीय राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करते हैं उमर अब्दुल्ला। आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था वर्ष 2012 में। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसने की? CN अन्नादुरई ने। राजनीतिक दल नवीन पटनायक किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। राजनीतिक दल नवीन पटनायक किस राजनीतिक दल से संबंधित है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। राजनीतिक दल नीतीश कुमार किस भारतीय राज्य से हैं? राजनीतिक नेता नवीन पटनायक ओडिशा से। राजनीतिक नेता नीतीश कुमार बिहार से। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया 1925 में। मोरारजी देसाई सरकार ने BP मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी 1979 में। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली थी 1985 में। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम 4 राज्यों में। क्षेत्रीय राजनीतिक दल है अकाली दल। क्षेत्रीय राजनीतिक दल अकाली दल लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होनी चाहिए 55 सदस्य। कितने सदस्य? 55 सदस्य। केरल में प्रथम साम्यवादी राज सरकार का गठन किया गया था 1957 में। किस वर्ष? 1957 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में। बहुजन समाज पार्टी की 1984 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, जनता पार्टी 80, बहुजन समाज पार्टी 84, कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964, तृणमूल कांग्रेस 1998। यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी होगा। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में। बहुजन समाज पार्टी 1984, समाजवादी पार्टी 1992, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। बहुजन समाज पार्टी 84, समाजवादी 1992, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 98, तेलुगु देशम 1982। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, दल परिवर्तन कानून। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल हैं 10वीं अनुसूची में। दल बदल विरोधी कानून की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने किसके मामले में सही ठहराया था? कि होलोहन बनाम जाट चिल्हू बाद में। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह तिथि है 15 फरवरी 1985। एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है, किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, काफी इंपॉर्टेंट है। एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है तो किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल। 1977 में जगजीवन राम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी जिसका बाद में जनता पार्टी में विलय हो गया? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1964 में। भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति किसके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष आया? 1956 में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2009, 2019। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नेक्स्ट टॉपिक है विविध, काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 भारत के किस क्षेत्र को लक्षित करता है? खेल को। भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। किसके अनुसार
बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई? अमेरिका में। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? 2006 में। दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2018 की विशेषताओं में से एक है वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी वित्तीय स्थिति को पहचान कर खरीदारों को राहत। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। आर्थिक आसूचना परिषद EIC के अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। आर्थिक आसूचना परिषद EIC के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल है राज्य सूची में। भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा 1954 में, किस वर्ष? 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। NFWP का तात्पर्य है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना 1993 में की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया था 1955 में। किस वर्ष? 1955 में। कैबिनेट स्तर का होता है विपक्ष का नेता, कैबिनेट स्तर का होता है। भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम PCA डैश के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है तो 1988 के। मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? धारा 84। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम लागू किया गया 2006 में। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में सेल को पेट्रोलियम की परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 में संशोधन किया। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, रक्षा व्यय विकास में शामिल नहीं है। परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, यह कथन है अरस्तू का। हाथ से मैला उठाने के लिए कार्य को भारत में किस वर्ष से प्रतिबंधित किया गया है? 1993 से। परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, यह कथन है अरस्तू का। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में 1993 से प्रतिबंधित किया गया है। हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से आपराधिक कानून हरियाणा संशोधन 2018 विधेयक पारित किया जो 12 साल या उससे कम उम्र की महिलाओं से बलात्कार के दोषी पाए अभियुक्तों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया। राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? पश्चिम बंगाल सरकार का। नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है विधानमंडल। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है सामंतशाही को प्रोत्साहन। प्रसिद्ध वास्तुकार ला कार्बूजियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक नए विधानसभा स्थित है चंडीगढ़ में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। बॉम्बे को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया कब? 1960 को। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे संसद के एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया था 1998 में। भारतीय संविधान और विधायिका में इनके प्रथम प्रकटन के अनुसार अधिनियमों और नीतियों का सही कालानुक्रम है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था वर्ष 1950 में। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु कितनी भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? 2, बंगाली और कोकबोरोक। भारत के वह प्रधानमंत्री जिसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने थे PV नरसिम्हा राव, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। वह भाषा जो द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है तो संस्कृत नहीं है। तमिलनाडु की आधिकारिक और प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस परिवार से है? द्रविड़ परिवार से। वह भारतीय भाषा जिसको सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा या राजभाषा के रूप में मान्यता है तो तमिल को।
भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था 1910 में। भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? 26 जनवरी को। वह भारतीय राज्य जिसकी आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा कोक बोरोक है तो त्रिपुरा की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एवं वित्त एवं विकास निगम। लोकसभा में परिवार न्यायालय के संशोधन विधेयक पारित किया गया जुलाई 2022 में। दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम प्रवर्तित हुआ था 1954 में। द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है, मराठी। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन किया गया था सितंबर 1984 में। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी कब? मई 2016 में। वे कर जो केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं, वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन दो अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? तो राजस्थानी और अंग्रेजी। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक माना जाता है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को। भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1926 में। भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम कब पारित किया गया था? 1926 में। नेक्स्ट, लिचिंग, भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से पीट पीट कर मार डालना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है मणिपुर। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1973 में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य था गुजरात। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है विजय घाट। विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है कहलाती है संघवाद। पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था 15 अगस्त 1974 को। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को कहा जाता था विशालांध्र आंदोलन। विशालांध्र आंदोलन। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किस डैश की व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? गया लाल के लिए। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू ने। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो गोविंद बल्लभ पंत ने। भारत में लोकपाल एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। भारत में स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है विकास प्राधिकरण। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? वित्त मंत्रालय। चैत माह को पहला महीना मानते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था 1957 में। भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता की थी लॉर्ड मैकाले ने। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था 1968 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है तो कार्यपालिका। एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार सभी कार्य करती है। एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार सभी कार्य करती है। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार बनी थी केरल राज्य में। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1904 में, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। भारतीय संविधान के संबंध में सत्य कथन है मौलिक अधिकार वाद योग होते हैं जबकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व गैर वाद योग होते हैं। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने से सरकार द्वारा गठन किया जाता है वार्ड समिति का। किस समिति का? वार्ड समिति का। भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी? तो मई 2005 में और मंजूरी प्राप्त हुई थी जून 2005 में। भारत में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ पारित किया गया था 1985 में। भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। भारतीय संविधान में लोकायुक्त का अर्थ है
लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय है। भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान किया गया था कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। भारत का वह राज्य जो यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है, तो केरल। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की वह धारा जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है, तो धारा 144। वह भारतीय मुख्यमंत्री जिनके पिता महाराजा थे, अमरिंदर सिंह। वह संवैधानिक कानून जिसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। IPC का विस्तार है इंडियन पैनल कोड। धारा 66A हाल ही में मीडिया के विवाद में था। यह धारा संबंधित है सूचना प्रौद्योगिकी से। वह राज्य जिसके द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया, उत्तर प्रदेश। शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। ट्रिपल तलाक संबंधित है तलाक से। संघीय फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है चीन में। वह धार्मिक समुदाय जिसको 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, जैन को। गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन प्रसादात्रा हैं, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिस पूर्व में कहते थे इरविन स्टेडियम। वह सुरक्षा बल कौन सा है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो रेलवे सुरक्षा बल। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 565। स्वतंत्रता से पूर्व अनेक रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। 1947 में सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था RK शनमुखम शेट्टी ने। भारत की अधिराज्य की अवधि दर्शाती है। स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक की अवधि का किसकी अवधि दर्शाती है? तो अधिराज्य की अवधि दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे PD मारी वेंकट सुब्बाराव। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे PD मारी वेंकट सुब्बाराव। भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित GST संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य है असम। वह व्यक्ति जिसने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वह देश जिसको मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादी दल दोनों द्वारा शासित किया गया था, चीन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था 1956 में। गठन हुआ था 1953 में। हॉलमार्क लोगों का उपयोग होता है आभूषण के लिए। हॉलमार्क लोगों का उपयोग होता है किस लिए? आभूषण के लिए। आभूषण के लिए। किसकी स्थापना भारत के आतंकवादी रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी? राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, नेट ग्रिड। कोपेनहेगन विचारधारा से संबंधित शब्द है प्रतिभूतिकरण। कोपेनहेगन विचारधारा से संबंधित शब्द है प्रतिभूतिकरण। डैश लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जेछपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। तो इंडो तिब्बत सीमा पुलिस जो है लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जेछपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। कौन सा नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो पोखरण में जो विस्फोट हुआ था उसका नाम क्या दिया गया? स्माइलिंग बुद्धा। आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए कि कौन से कानून को लागू करने का प्रस्ताव चल रहा है? पोटा। भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। 26 जनवरी 1950 को भारत बना था। ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती है कमजोर पड़ जाती है। उदाहरण स्वरूप भारत एक सहकारी संघवाद। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी रखी गई संसद की लाइब्रेरी में। महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित वह अधिनियम जो पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। भारत के संविधान के वे घटक जो मानवाधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है, तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। चतुर्थ स्तंभ से आशा है प्रेस, वह विषय जिसमें संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, तो विद्युत।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 एक के अंतर्गत किसका गठन किया गया था? सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है, तो भारत की समेकित निधि का। अनुलाभ परिलब्धि की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है। एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। वे कार्यकलाप जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं, तो भर्ती, प्रशिक्षण और सेवानिवृत्ति उपरांत वितरण। भारत में पहली बार किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तमिल को। किस वर्ष? 2004 में। वे अनुच्छेद जो भारत के मूल संविधान का अंश नहीं थे, तो अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 300A। 51A को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 300A को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। भारत के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लग चुका है? तो मणिपुर में। वह राज्य जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, तो राजस्थान। ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है यातना के विरुद्ध निषेध। भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा मॉरिस जोन्स ने। भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ किसने कहा? तो मॉरिस जोन्स ने। भारत में जनता के निर्माण में मुख्य तत्व होता है स्वतंत्र प्रेस। भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है स्वतंत्र प्रेस। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 1985 में। गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कोठारी कमीशन संबंधित है शिक्षा से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य नहीं है विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण करना। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। वह राज्य जिसमें ऐसा कानून बनाना प्रस्तावित है जिससे नौकरशाही की बेहिसाब परिसंपत्ति को जब्त किया जा सकेगा? राजस्थान। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं जिला पंचायत है संवैधानिक प्राधिकरण। एक मूलभूत अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार नहीं है, या अब क्या कौन सा अधिकार है? तो विधिक अधिकार। राज्यसभा रोक लग सकती है वित्तीय बिल को रोक सकती है। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह दल होता है राष्ट्रीय स्तर का। अपराध जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है संज्ञेय अपराध में। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर उपयोग होता है आंतरिक दलीय पर लोकतंत्र में। आंतरिक दलीय लोकतंत्र में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है बहुफसली योजना। भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 2008 में। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 2008 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम स्थापित किया गया 1976 में। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक वैधानिक अधिकार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था 1954 में। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था 1954 में। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया 1976 में। नालंदा परियोजना कार्यक्रम है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का। नालंदा परियोजना कार्यक्रम है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है बिहार में। उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा है न्यायमूर्ति के कन्नन ने। वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया विट्ठल भाई पटेल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है लंदन में। किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी श्री माबू भंडारनायके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि है 9 वर्ष की। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं तो नहीं। आधिकारिक दस्तावेज जो भारत से संबंधित है श्वेत पत्र। व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है मरणोपरांत संपदा शुल्क। 2003 में गोरखाओं को OBC का दर्जा दिया गया उत्तराखंड में। असंतुलित विकास सांस्कृतिक पहचान खोने का भय एवं राजनीतिक वर्चस्व ये सभी कारण हैं भारत के क्षेत्रवाद के। लड़कियों के लिए भारत में विवाह की विधिक न्यूनतम आयु है 18 वर्ष।
भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा एवं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा निषिद्ध किया गया है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग। धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं राजदीप सरदेसाई। 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक राजदीप सरदेसाई। पिछड़े वर्ग का नागरिक से संबंधित पदों में से संविधान में परिभाषित नहीं है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े। भारतीय संविधान है ना ही कठोर ना ही लचीला। भारत में संप्रभु है, हम भारत के लोग। पीएलआई से संबंधित व्यक्ति है, पीएलआई से संबंधित व्यक्ति है न्यायाधीश भगवती। उच्चतम न्यायालय का वह निर्णय जिसमें 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जनहितवाद की अवधारणा की व्याख्या की गई। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। संविधान का पूर्ण विश्वास एवं मान्यता खंड लागू नहीं होता है निगमों के कृत्य में। जिस कार्य को प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता उसे परोक्षता भी नहीं किया जा सकता। यह कथन संबंधित है आभासी विघटन के सिद्धांत से। प्रेस को विधानमंडल की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है क्योंकि विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों के संचालन का अनन्य स्वामी है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है अनुच्छेद 360। 1972 में प्रारंभ की गई रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी महाराष्ट्र में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 1956 में। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अधिकतम रिकॉर्ड कर सकती है 3840 वोट को। कितना? 3840 वोट को। भारतीय संविधान का वह संशोधन जो मंत्रिमंडल के आकार पर अंकुश लगाता है 51वां संविधान संशोधन। वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अध्याय जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन। भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया मॉरिस जोन्स ने। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर कितना वर्ष करने का प्रयास करता है तो 21 वर्ष। ऐसे अपराध जिसके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे कहते हैं संज्ञेय अपराध। कराधान कानून अधिनियम 2021 1961 के आयकर अधिनियम में संशोधन करता है। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2022 से आगे 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी के लिए योगदान करती है। 2022 में लोकसभा में पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान वडोदरा को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की मांग करता है। 5 अप्रैल 2022 को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी पुराना है। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 ने किसमें संशोधन किया है तो सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली अधिनियम 2005 में। भारत सरकार द्वारा लोकसभा को दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार 20 जुलाई 2022 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग कितने श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत है तो 1961। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल पेश किया गया 2010 में। एनसीआरबी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है। कौन सा राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक हुई थी 1962 में। किसमें उल्लेखित है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता में। 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री कौन थे? बूटा सिंह। संविधान नियमों और सिद्धांतों के एक समूह के रूप में सेवा करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी व्यक्ति उस देश के शामिल होने के तरीकों के आधार पर सहमत हो सकते हैं। तो नेक्स्ट, किसी देश के राजतंत्र को उसके संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राज्य में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर छोड़कर अब हर जगह लागू है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। हिंदू विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था 1856 में। विकास किशन राव गौली बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ओबीसी आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। किस वर्ष में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किए हैं? तो 1968 में। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण पूरा हुआ था 1929 में। चीन का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो रेड क्राउंड क्रेन, लाल मुकुट वाली क्रेन। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को नियुक्त करता है संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल। एनआरसी का पूर्ण रूप है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अभिव्यक्ति कानून का नियम से तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ब्रिटेन में। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन है जीडीएच कोल का मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया। हर्बर्ट साइमन ने केंद्र सरकार ने दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कितने विशेष अदालतों की स्थापना की योजना बनाई है? तो 12। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? तो 6। विचारक रूसो राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है। किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? अरस्तू ने। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती है? तो 2। संघवाद के संस्थागत तंत्र में 2 राज्य व्यवस्थाएं होती है। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक 3 महीनों में एक बार बैठक करता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 2006 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना की गई थी 1956 में। ब्रेटन वुड्स समझौते ने किसका निर्माण किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह लोगों की गरिमा बढ़ाता है। लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह लोगों की गरिमा बढ़ाता है। तो लास्ट पेज है यह। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? चीन। भारतीय सेना के हुए पहले जनरल कौन हैं जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्ति सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनरल के.एम. करियप्पा। किस सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955। श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो 225। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होता है। नागरिकता भाग 2 में वर्णित है। मौलिक अधिकार भाग 3 में। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323(a) के तहत। भारत का संघ राष्ट्रपति, ग्राम पंचायत, सरपंच, नगर निगम का महापौर, राज्य का राज्यपाल। प्रमुख कौन होता है? राज्य का राज्यपाल, नगर निगम का महापौर, ग्राम पंचायत का सरपंच और भारत का संघ का राष्ट्रपति। व्यक्ति और संबंधित संबंध एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है? हरित क्रांति से। एल के झा का आर्थिक प्रशासन सुधार से। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से। मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से। एल के झा आर्थिक प्रशासन सुधार से। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से। चलिए नेक्स्ट। मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह बात आया था, लेकिन केशवानंद भारती में यह पुष्टि कर दिया गया था। मूल ढांचे का सिद्धांत या केशवानंद भारती में ही आया था, लेकिन मिनर्वा में भी पुष्टि किया गया। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध अनुच्छेद 23 काफी इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280 में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन 148 में। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का वर्णन अनुच्छेद 338 में। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं निर्वाचक मंडल द्वारा। भारत के राज्यपाल नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। भारत के उपराष्ट्रपति संसद द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इस तरह से क्लियर हो गया। तो पॉलिटी इस तरह से समाप्त होता है। एनसीईआरटी पॉलिटी सार संग्रह कंप्लीट होता है। तो आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उस सभी वीडियो का देख सकते हैं। रिवीजन सीरीज है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में के टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी कारगर है। बार बार किताब पढ़ना आसान नहीं है, बहुत समय लगता है। इसे आप
स्पीड करके तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, हो सके तो शेयर कीजिए वीडियो को, जितना शेयर कर सकते हैं अगर इच्छा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, धन्यवाद।